हे एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होकर अपनी प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी तरह से कर रहे होगे। तो एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आ गया और इस बार तो काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज़ के साथ आया है। अप्रॉक्स 14,000 वैकेंसीज़ है। तो हर बैंकिंग एस्पिरेंट के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हर बैंकिंग एस्पिरेंट चाहता है कि उन जो 13,000 समथिंग वैकेंसीज़ है उनमें एक वैकेंसी उसकी हो, एक सीट वो अपने लिए डिज़र्व करे। तो जैसा कि हमने कल बताया था कि इंग्लिश सेक्शन को लेके हमने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लॉन्च किया है, क्योंकि क्या होता है कि इंग्लिश सेक्शन काफ़ी, एक तो स्कोरिंग होता है, काफ़ी स्कोर आप अच्छा कर सकते हो, बट कन्फ्यूज़न काफ़ी होती है बच्चों को इनमें। कई बार हमने ये भी देखा है कि 1-2 नंबर इंग्लिश सेक्शन में कम हो जाता है, जिससे प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता, मेंस क्लियर नहीं होता है, अल्टीमेटली सिलेक्शन रुक जाता है। तो हमने इनिशिएटिव लिया था। अब ये इनिशिएटिव क्या था कि अभी देखो, ऑन एन एवरेज 45 डेज़ है एसबीआई क्लर्क को, तो हमने 45 सेशंस प्लान किए हैं यूट्यूब पे, जिनमें हम आपको सारे टॉपिक्स पे इंग्लिश के ट्रेन करेंगे। जितने भी टॉपिक्स हैं, आपका पैराजम्बल हो गया, आपका आरसी हो गया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आपका फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन हो गए, आपका क्लोज पैसेज हो गया, आपके कॉन्टेक्चुअल यूजेस वाले क्वेश्चन हो गए, जिसमें वर्ड रीअरेंजमेंट आता है, वर्ड की आपको पोजीशन चेंज करनी होती है, एक वर्ड गलत होता है। तो जितने भी टॉपिक्स हैं उन सब पे आपको प्रैक्टिस करने को मिलेगा। यहाँ पे आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखोगे, स्पेशली कि एग्ज़ाम में किस तरह से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इससे क्या होगा कि आपका इंग्लिश सेक्शन का जो स्कोर है वो बढ़ेगा और आपके सिलेक्शन के चांसेस भी बहुत बढ़ जाएंगे। ठीक है, और ये जो सेशंस होने वाले हैं ये उन एस्पिरेंट्स के लिए जो नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड से हैं, या फिर वैसे एस्पिरेंट जिनकी इंग्लिश में अभी कुछ दिक्कतें हैं, उनको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। या और भी जो एस्पिरेंट्स हैं जिनको 1-2 टॉपिक्स में दिक्कत है, या किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो, या ओवरऑल इंग्लिश में प्रॉब्लम है, तो उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, पहला क्लास है और हम पैराजम्बल से स्टार्ट करेंगे। पैराजम्बल से हमने क्यों स्टार्ट किया है? क्योंकि देखो, पैराजम्बल में क्या है कि कोई ग्रामर का कॉन्सेप्ट तो है नहीं, इसमें हमें कोई एरर तो निकालना नहीं है। ठीक है, तो एक तो ये झंझट हटी, और दूसरा क्या है, कोई बहुत ही भारी वोकैब भी नहीं है कि हमें क्लोज पैसेज सॉल्व करना है, कि हमें वोकैब का मीनिंग पता होना चाहिए, 4-5 वर्ड्स की मीनिंग पता होनी चाहिए हमें। ठीक है, हमें बस रीड करना है और इन सेंटेंसेस को सजाना है कि ये एक प्रॉपर अरेंजमेंट बना के एक प्रॉपर पैराग्राफ बना दें। तो थिंक ऑफ इट एज अ पजल। जैसे आप रीजनिंग में पजल सॉल्व करते हो, वैसे ही होता है ये। आपको पजल सॉल्व करनी है, आपको एक के ऊपर, जैसे बॉक्स बेस्ड पजल कैसे होता है, तो वैसे ही आपको एक के ऊपर एक सेंटेंसेस रखने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमारे सामने ये पैराजम्बल है। तो जब भी हम पैराजम्बल सॉल्व करते हैं, ठीक है, यहाँ पे तो डायरेक्शन है, हालांकि डायरेक्शन पढ़ना भी जरूरी होता है, तो चलिए पहले वही पढ़ लेते हैं। In the question given below, a set of sentences is given which, when properly sequenced, form a coherent paragraph. Arrange the sentence in the correct sequence and answer the questions. ठीक है, क्या कह रहा है कि क्वेश्चन है, सेट ऑफ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, ठीक है, उनको प्रॉपरली सीक्वेंस पे सजाना है, कोहेरेंट पैराग्राफ बनाना है, और उसके बाद क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना है। ठीक है, हमने डायरेक्शन पढ़ लिया। अब आते हैं मेन चीज़ पे। ये रहे आपके सेंटेंसेस PQRSNT, इन्हीं को हमें अरेंज करना है प्रॉपर सीक्वेंस में। तो पैराजम्बल सॉल्व करने के लिए जो सबसे पहली चीज़ होती है वो होती है कि हम इन सेंटेंसेस को रीड करें। सेंटेंसेस को रीड करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि जो सेंटेंसेस है वो किस टॉपिक के अराउंड है, किस टॉपिक पे बात हो रही है, तो हमारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अब देखो, पैराजम्बल सॉल्व करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? एक तो कि हम मैंडेटरी पेयर्स बना लें, और एक कि हम स्टार्टिंग सेंटेंस और एंडिंग वाला सेंटेंस ढूंढ लें। तो जब हम रीड करेंगे ना इसको, तो हमें सब मिल जाएगा। हमें पेयर्स भी हम बना लेंगे, हम स्टार्टिंग सेंटेंस भी ढूंढ लेंगे, हम एंडिंग सेंटेंस भी ढूंढ लेंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार आप यहाँ पे पढ़ लीजिए और एक बार कोशिश कीजिए कि क्या आपसे जो भी आपकी नॉलेज है, जितने भी आपका प्रैक्टिस है, एक बार कोशिश करके देखिए क्या आपसे क्या अरेंजमेंट बन रहा है। यहाँ पे वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और एक बार सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम। क्या कह रहा है? हीट स्ट्रेस कैन एग्जैसर्बेट एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशन इंक्लूडिंग डायबिटीज़, किडनी डिजीज़ एंड हार्ट डिजीज़। ठीक है, हीट स्ट्रेस की बात हो रही है। हीट स्ट्रेस किसको कहते हैं? जब काफ़ी गर्मी पड़ती है तो जो बॉडी का टेम्परेचर फेल होने लगता है, बॉडी गर्म होने लगती है, उसी को हीट स्ट्रेस कहते हैं। तो हीट स्ट्रेस क्या करता है? ये एग्जैसर्बेट कर देता है, मतलब ख़राब कर देता है, वर्जन कर देता है। किस चीज़ को वर्जन करता है? जो पहले से हेल्थ कंडीशन होते हैं, जैसे डायबिटीज़ हो गया, किडनी डिजीज़ हो गया, हार्ट डिजीज़ हो गया, उनको ये ख़राब कर देता है। ठीक है,
इसको पढ़ते हैं। ओल्डर पीपल आर पार्टिकुलरली वल्नरेबल। ओल्डर पीपल, जो ऐसे लोग जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनको खतरा ज़्यादा है। अब देखो, ये हमारा फर्स्ट स्टार्टिंग सेंटेंस नहीं हो सकता। स्टार्टिंग सेंटेंस ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हम वल्नरेबल की बात कर रहे हैं। वल्नरेबल मतलब कि ओल्डर, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको ज़्यादा खतरा है। पर हम ये नहीं बता रहे कि खतरा किससे है। पहले हम ये बताएंगे कि खतरा क्या है, फिर हम बताते हैं कि किसको ज़्यादा खतरा है इससे। तो ये हमारा स्टार्टिंग सेंटेंस नहीं हो सकता। One of the most confronting impacts of climate change is the risk of more deaths from hot weather. क्लाइमेट चेंज का एक जो सबसे ज़्यादा कन्फ्रंटिंग इम्पैक्ट, मतलब ऐसा इम्पैक्ट जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, वो क्या है कि हॉट वेदर की वजह से, गर्म वेदर की वजह से डेथ्स ज़्यादा हो रही है। ठीक है, अब क्या यहाँ पे आपको एक पेयर मिला? यहाँ पे देखो, आर में क्या बात हुई? आर में बात हुई कि क्लाइमेट चेंज, इसका क्या इम्पैक्ट है? क्लाइमेट चेंज क्या कर रहा है? क्लाइमेट चेंज कर रहा है हॉट वेदर। हॉट वेदर क्या कर रहा है? डेथ्स में रिजल्ट कर रहा है। मतलब क्लाइमेट चेंज के वजह से वेदर जो है वो गर्म हो रहा है, और उस गर्म वेदर की वजह से डेथ्स हो रही है। तो क्लाइमेट चेंज का क्या इफेक्ट है? वो है हॉट वेदर। अब इसी हॉट वेदर का इम्पैक्ट यहाँ पे बताया गया है पी में। हॉट वेदर का क्या इम्पैक्ट हो रहा है कि वर्जन कर रहा है एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशन को। तो क्लाइमेट चेंज का हॉट वेदर इम्पैक्ट है। हॉट वेदर फिर यहां से इधर आया। हॉट वेदर का क्या इम्पैक्ट है कि वो कर रहा है वर्जन हेल्थ कंडीशन को। देखो, ऐसे हम आइडियाज कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले क्या आया? सबसे पहले आया क्लाइमेट चेंज। ठीक है, क्लाइमेट चेंज से क्या हुआ? हॉट वेदर हो गया, जो हमें पता चला आर में कि क्लाइमेट चेंज से हॉट वेदर हो गया। अब हॉट वेदर से क्या हुआ, ये हमें बता रहा है पी। हॉट वेदर से क्या हो रहा है कि हेल्थ कंडीशन जो है, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, किडनी डिजीज़ हो गया, हार्ट डिजीज़ हो गया, वो और ख़राब हो रहे हैं। ठीक है, और यही रीज़न भी है डेथ्स का। डेथ क्यों हो रहा है? क्योंकि जो ऑलरेडी जो हेल्थ कंडीशन है, डायबिटीज़ हो गया, किडनी डिजीज़ हो गया, आपका हार्ट डिजीज़ हो गया, वो और ख़राब हो जा रहा है। तो एक पेयर तो हमारा बन गया। हमें पता है कि पहले आर आएगा, क्योंकि पहले क्लाइमेट चेंज आएगा, फिर क्लाइमेट चेंज से निकलेगा हॉट वेदर, और फिर हॉट वेदर से ये वाली बात होगी कि वर्जन कर रहा है। यानी कि एक हमारा पेयर क्या बना कि पहले आएगा आर, फिर आपका आएगा पी। तो हमने एक पेयर बनाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओल्डर पीपल आर पार्टिकुलरली वल्नरेबल, इस सेंटेंस को भी देख लेंगे हम, लेकिन हम पहले आगे पढ़ लेते हैं। द स्टडी पब्लिश्ड इन द लैंसेट फाउंड द कोल्ड किल्स मोर पीपल इन सिडनी, मेलबर्न एंड ब्रिस्बेन दैन द हीट। एक स्टडी पब्लिश हुई है लैंसेट में। ठीक है, वो क्या बता रही है कि कोल्ड यानी जो ठंडा है, वो ज़्यादा लोगों को मारता है गर्म से। मतलब कहने का मतलब क्या है कि गर्म वेदर से ज़्यादा ठंडा वेदर डेथ्स करता है लोगों की। अब ये यहाँ पे ध्यान दो, द स्टडी लिखा हुआ है। ठीक है, आर्टिकल्स भी काफ़ी हमारी हेल्प करते हैं। ए हो गया, एन हो गया, द हो गया, काफ़ी हेल्प करती है हमें पेयर्स बनाने में। द हम कब लिखते हैं? द कब लिखते हैं हम? जब हमने ऑलरेडी उस चीज़ की बात कर रखी है पहले। अगर हम कह रहे हैं द स्टडी है, मतलब स्टडी की पहले बात हो चुकी है, स्टडी इंट्रोड्यूस हो गया है, उसके बाद दोबारा बात हो रही है। जब हम एक ही चीज़ की दोबारा बात करते हैं, तिबारा बात करते हैं, चौथी बार बात करते हैं, तो द लगाते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं एक सेंटेंस होगा जहाँ पे अ स्टडी लिखा होगा, वो अ स्टडी वाला सेंटेंस द स्टडी वाले सेंटेंस से पहले आएगा। देखते हैं। It may then surprise you to learn a recent study has suggested climate change will decrease temperature related deaths in Australia। अब क्या कह रहा है कि ये फिर तो ये जान के, it may then का मतलब क्या है? फिर तो ये जान के आपको सरप्राइज होगी, आप चौंक जाओगे कि एक स्टडी हुई है जो ये बताती है कि क्लाइमेट चेंज से जो टेम्परेचर से होने वाली डेथ्स है ऑस्ट्रेलिया में वो कम हो जाएंगी। अब यहाँ लिखा है अ स्टडी, द स्टडी। एक और पेयर बना टी एस। तो एक तो हमें आर पी मिल गया, दूसरा हमें
TS मिल गया। ठीक है, समझ में आई बात कैसे हुआ। अब एक बचा हुआ है हमारा Q में क्या कह रहा है कि ओल्डर पीपल आर पार्टिकुलरली वल्नरेबल, बूढ़े लोग को ज़्यादा खतरा है। खतरा किससे होगा? खतरा इससे ही होगा जो हेल्थ कंडीशन बढ़ रही है, डायबिटीज़ और किडनी डिजीज़, हार्ट डिजीज़ और बदतर हो रहे हैं और ख़राब हो रहे हैं हॉट वेदर से। इसी खतरे से ज़्यादा उनको नुकसान पहुंच सकता है ओल्डर पीपल को। तो हमें पता है कि पहले हम खतरे की बात कर ली हमने। खतरा क्या है कि क्लाइमेट चेंज से हॉट वेदर हो रहा है, हॉट वेदर से आपका हेल्थ कंडीशन बढ़ रहा है। और ज़्यादा किनको खतरा है इससे? ओल्डर पीपल को। तो Q हमारा RP के बाद आएगा। तो चलो हमने पेयर्स तो बना लिए, एक तो बना लिया RPQ, एक बना लिया TS। अब हमें स्टार्टिंग का सेंटेंस ढूंढना है, या तो R होगा या तो T होगा, क्योंकि P तो R के बाद आएगा और Q तो P के बाद आएगा और S T के बाद आएगा। तो या तो T है या तो R है। तो एक बार R को देखते हैं। R में क्या कह रहा है कि वन ऑफ द मोस्ट कन्फ्रंटिंग इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज इज द रिस्क ऑफ मोर डेथ्स फ्रॉम हॉट वेदर। यहाँ पे क्लाइमेट चेंज की हॉट वेदर से कनेक्शन है और हॉट वेदर से डेथ हो रहा है। ठीक है, टी को देखते हैं। इट मे देन सरप्राइज यू, यहाँ पे क्या बता रहा है वो कि फिर तो ये जान के आपको सरप्राइज होगा कि क्लाइमेट चेंज टेम्परेचर रिलेटेड डेथ्स को कम करेगा। अब हमें सरप्राइज कब होता है? जब हम पहले से हमें कुछ पता होता है और वो चीज़ गलत हो जाती है तो हम सरप्राइज हो जाते हैं कि अरे ये क्या हो गया। तो हमें पहले से क्या पता होगा? हमें पहले से ये पता है कि क्लाइमेट चेंज से हॉट वेदर हो रहा है, हॉट वेदर से हेल्थ कंडीशन ख़राब हो रहा है, स्पेशली ओल्डर लोगों का उनकी डेथ हो रही है। तो ये हमें पहले से पता है। अब सरप्राइज़ क्या आया? ये स्टडी कि इतना जानते हुए आप ये जानकर तो फिर तो सरप्राइज हो जाएंगे कि क्लाइमेट चेंज से जो टेम्परेचर रिलेटेड डेथ्स है वो कम हो रही हैं। यहाँ पे हमें क्या लग रहा था कि बढ़ रही हैं। यहाँ पे अगर हम RPQ को पढ़े तो हम यही जान रहे थे कि डेथ्स बढ़ रही हैं क्योंकि हॉट वेदर ये डायबिटीज़, किडनी डिजीज़ और हार्ट डिजीज़ को ख़राब कर रहा है। बट यहाँ पे क्या था? यहाँ पे वो बता रहा है कि ये जान के तो आप चौंक जाओगे। ठीक है, वो होता है ना, चौंक गए क्या? तो यहाँ पे तो चौंक गए हम कि और टेम्परेचर रिलेटेड डेथ तो कम हो रहे हैं। तो हमेशा सरप्राइज बाद में आता है, पहले में कुछ पता होगा। पता क्या था? ये RPQ। तो RPQ पहले आएगा और ये जो TS है, एक मिनट, हाँ, ये जो TS है ये आपका इसके बाद आएगा। ये आ जाएगा T, ये आ जाएगा S। तो RPQ TS करेक्ट आपका अरेंजमेंट है। कैसे? एक बार फिर से रिकैप करते हैं। R में क्या पता चला कि क्लाइमेट चेंज से हॉट वेदर हो रहा है जिससे ज़्यादा डेथ्स हो रही हैं। ठीक है, फिर आया P। भाई कैसे हो रही है डेथ्स? तो जो हॉट वेदर है जिसे हीट स्ट्रेस होता है उससे एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशन, डायबिटीज़, किडनी डिजीज़, हार्ट डिजीज़ ख़राब हो जाती है। ज़्यादा खतरा किसको है? ओल्डर पीपल को है। ये क्यों बताया? अब आया सरप्राइज़ कि अब फिर तो ये जान के सरप्राइज हो जाओगे आप क्या कि क्लाइमेट चेंज कम कर रहा है डेथ। यहाँ बात कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज बढ़ा रहा है और ये जान के तब सरप्राइज हो जाओगे क्लाइमेट चेंज एक्चुअली घटा रहा है। अब ये स्टडी था टी में। यहाँ से पेयर कैसे बनाया? अ स्टडी था, द स्टडी था, तो यहाँ से पेयर बन गया। यहाँ पे बताया कि एक स्टडी हुई है जो ये बता रहा है क्लाइमेट चेंज घटाएगा टेम्परेचर रिलेटेड डेथ्स को। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। और ये स्टडी कौन सी स्टडी है? तो ये स्टडी लैंसेट में पब्लिश हुई थी और इस स्टडी में ये भी पता चला कि जो ठंडा है वो ज़्यादा लोगों को मारता है गर्म से। तो आपका हो गया RPQTS। अब किन किन लोगों का ये वाला अरेंजमेंट आया था एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, RPQTS काफ़ी अच्छा लेवल का हम कहेंगे पैराजम्बल था। ठीक है, हमें मैंडेटरी पेयर्स मिल गया, हमने रीड की, हमें स्टार्टिंग सेंटेंस मिल गया और चूँकि पेयर्स ऑटोमेटिकली बन गए तो हमने आराम से इसको अरेंज कर दिया। लास्ट में जो सरप्राइज़ वाला फैक्टर था वो गेम चेंजर था कि जिस बच्चे ने ये वाला पकड़ लिया होगा कि हाँ सरप्राइज़ तो हम बाद में होते हैं, पहले तो हमें पता होता है, वो उसने काफ़ी ईजिली ये सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा ये वाला पैराजम्बल। अब एक और पैराजम्बल सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट वाला। इसके तो क्वेश्चन हो जाएंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? अब तो आपने सॉल्व ही कर लिया है तो अरेंजमेंट मिल गया तो आप आराम से क्वेश्चन कर दोगे। फर्स्ट क्या है? R है, RPQTS है। ठीक है, तो वैसे ही हो जाएगा सॉल्व। RPQTS तो पहला R होगा फिर P होगा, तो वैसे आप सॉल्व कर लोगे। हम आते हैं नेक्स्ट वाले पैराजम्बल पे। हाँ,
ये हमारा नेक्स्ट पैराजंबल है। डायरेक्शन सेम है। इन द क्वेश्चन गिवन बिलो अ सेट ऑफ सेंटेंसेस गिवन व्हिच इन प्रॉपर्ली सीक्वेंस फॉर्म अ कोहेरेंट पैराग्राफ, अरेंज द सेंटेंसेस इन द करेक्ट सीक्वेंस एंड आंसर द क्वेश्चन। और क्वेश्चन दिया हुआ है, सेट ऑफ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, हमें अरेंज करना है, अरेंज करने के बाद क्वेश्चन करना है। हालांकि हमें लगता है कि डायरेक्शन तो वही है, चलो सॉल्व ही करना स्टार्ट करते हैं, बट डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कभी कभी वो ट्रिक भी होता है। डायरेक्शन में कुछ ऐसा इंट्रोड्यूस कर देते हैं, अब यहाँ पे वो बता देंगे कि ये सेंटेंस फिक्स है और आपने डायरेक्शन पढ़ा ही नहीं, आपको लगा कि अरे चलो सॉल्व करते हैं पैराजंबल है, फिर तो वो पढ़ लेते तो ईजी हो जाता। तो चलो, हालांकि इसमें कोई फिक्स नहीं है, मैं बस रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ। तो ये रहा आपका सेंटेंस सारा का सारा, PQRST। थोड़ा सा और होगा, अच्छा सेंटेंसेस थोड़े बड़े बड़े हैं, तो एक बार आप P वाला देख लो, यहाँ पे पॉज करके PQRS को पढ़ लो अच्छे से पॉज करके, फिर आप T को ही पढ़ लो। अब जो आपने पहले सीखा पहले वाले पैराजंबल में, वो यहाँ पे जरा अप्लाई करके देखना, ठीक है। हम आते हैं, पढ़ते हैं क्या क्या है। P में क्या कह रहा है, and sales of liquor and cigarettes together account for over 70 to 80% of overall duty free sales। देखो, and sales of liquor, and से स्टार्ट हो रहा है, मतलब स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि and क्या करता है, हमें और बताता है, ठीक है, जोड़ता है। बट जोड़ने के लिए हमें पहले कुछ चाहिए ना, पहली कड़ी तो हमें पता होनी चाहिए, तभी तो हम जोड़ेंगे उसमें। यानी पहले कुछ बताया गया होगा, ये वाला सेंटेंस उसके बारे में और जोड़ रहा है, चीज़ें और बता रहा है। तो स्टार्टिंग स्टेटमेंट तो P नहीं हो सकता। फिर भी पढ़ लेते हैं, एंड सेल्स ऑफ लिकर एंड सिगरेट्स। लिकर और सिगरेट्स, लिकर क्या होता है, अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल के जो ड्रिंक्स होते हैं, अल्कोहल रिलेटेड जो भी ड्रिंक्स होते हैं, ठीक है, उनको लिकर कहते हैं। तो लिकर और सिगरेट्स का जो सेल हो रहा है, ठीक है, वो क्या है, 70 to 80% है टोटल ड्यूटी फ्री सेल्स का, ठीक है। देखो, टोटल ड्यूटी फ्री सेल्स हम मान लेते हैं 100% है। कितना ड्यूटी फ्री किसको कहते हैं, जिसपे टैक्स नहीं देना पड़ता, ठीक है। तो ड्यूटी 100 है ड्यूटी फ्री सेल्स, चलो मान लिया हमने। अब इस 100 में से जो 75 to 80% है वो आपका क्या है, लिकर यानी कि अल्कोहल, और है आपका सिगरेट्स, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। टू मेक अप द रेवेन्यू लॉस ऑन अकाउंट ऑफ द न्यू रिस्ट्रिक्शन रिलेटेड टू ड्यूटी फ्री अल्कोहल सेल, ठीक है। अब क्या है कि कोई नया रिस्ट्रिक्शन आया है। नया रिस्ट्रिक्शन किस पे आया है, ड्यूटी फ्री अल्कोहल सेल पे। रिस्ट्रिक्शन मतलब कि लिमिट लगा दी गई है ड्यूटी फ्री अल्कोहल सेल पे, जिससे क्या हो रहा है, रेवेन्यू लॉस हो रहा है। अब इस रेवेन्यू लॉस को कंपेंसेट करने के लिए, मतलब लॉस हुआ एक जगह तो दूसरी जगह से पैसा लाके कंपेंसेट करेंगे। कहाँ से करेंगे, तो जो एरोनॉटिकल चार्जेस है वो इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि अब अल्कोहल ड्यूटी फ्री अल्कोहल सेल से रेवेन्यू कम हो रहा है, तो रेवेन्यू कहाँ से लाया जा रहा है, एरोनॉटिकल चार्जेस को बढ़ा के लाया जा रहा है। और ये जो एरोनॉटिकल चार्जेस है ये कौन पे करेंगे, तो ये विच विल हैव टू बी बॉर्न बाय एयरलाइंस एंड पैसेंजर्स, यानी कि इनको जो एयरलाइंस है और जो पैसेंजर्स है वो देंगी। तो क्यू में क्या कहा गया कि रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है ड्यूटी फ्री अल्कोहल सेल में, जिससे रेवेन्यू लॉस हुआ। इस रेवेन्यू लॉस को पूरा करने के लिए एरोनॉटिकल चार्जेस बढ़ेंगे, और ये चार्जेस कौन पे करेगा, एयरलाइंस और पैसेंजर्स पे करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बात हुई थी लिकर एंड सिगरेट्स, लिकर में अल्कोहल आ गया। क्या बात हुई थी कि जितने भी टैक्स फ्री सेल्स है, जितने भी ड्यूटी फ्री सेल्स है, उसमें 75 to 80% आपका अल्कोहल और सिगरेट होता है। अब बताओ क्यू में जो ड्यूटी फ्री अल्कोहल सेल है उसके रेवेन्यू की, उसके लिमिट रिस्ट्रिक्शन की बात हो रही है, जिससे रेवेन्यू लॉस हो रहा है, तो ये पी के बाद आएगा क्यू, पी के बाद ही आएगा क्यू। क्यू आएगा क्योंकि हम पहले ये बताएंगे कि कितना परसेंट है, अभी कितना परसेंट है, तो जितना भी टैक्स फ्री सेल है उसमें 75 to 80% में आता है लिकर। लेकिन अभी 75 to 80% अभी है, बट इसमें लिमिट लगाया जाएगा। अब न्यू रिस्ट्रिक्शन आएगा, वो लिमिट लगा देगा। तो पहले हमने ये बताया कि कितना है अभी टोटल, फिर बताया कि अब इस पर लिमिट लगेगा, जिससे कि रेवेन्यू लॉस होगा और उसको जो भी कॉम्पेंसेट करने के लिए जो एरोनॉटिकल चार्जेस बढ़ाए जाएंगे।
आर देखते हैं। एट मोस्ट इंडियन एयरपोर्ट्स ड्यूटी फ्री रेवेन्यू मेक अप 15 to 20% ऑफ द टोटल नॉन एरो रेवेन्यूज। जितने भी इंडियन एयरपोर्ट्स हैं, मोस्ट मतलब ज़्यादातर इंडियन एयरपोर्ट्स पे क्या होता है कि जो ड्यूटी फ्री रेवेन्यू है, ऐसे रेवेन्यू, ऐसे इनकम जिस पे टैक्स नहीं देना होता है, वो टोटल रेवेन्यू का 15 to 20% होता है। अब क्या यहाँ से इसका कनेक्शन बन रहा है? यहाँ पे क्या कहा गया कि ज़्यादातर जो आपके इंडियन एयरपोर्ट्स हैं उनमें जो टैक्स फ्री रेवेन्यू आता है, ड्यूटी फ्री रेवेन्यू आता है, उसका वो 15 to 20% होता है टोटल नॉन एरो रेवेन्यूज़ का। इसको मैं ईजी वे में बोलता हूँ, जो मोस्ट इंडियन एयरपोर्ट्स है, मतलब कि जो ज़्यादातर इंडियन एयरपोर्ट्स है, उनमें जो टोटल रेवेन्यू, मान लो आप, जो टोटल रेवेन्यू है नॉन एरो रेवेन्यू, उसका 50 to 20% क्या होता है? ड्यूटी फ्री रेवेन्यू। अब इसको कनेक्ट करो इससे। यहाँ पे हमने किसकी बात की थी? 100% ड्यूटी फ्री रेवेन्यू की, ठीक है, ड्यूटी फ्री सेल्स की, और उसका 75 to 80% लिकर और सिगरेट्स था। अब इस ड्यूटी फ्री को यहाँ से कनेक्ट करो तो जो टोटल है, इसको मैं फिर से बनाता हूँ, ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। टोटल जो आपका रेवेन्यू है उसका 15 to 20% क्या है? टोटल नॉन एरो रेवेन्यू का 15 to 20% क्या है? ड्यूटी फ्री है। और अब इस 15 to 20% जो ड्यूटी फ्री है, इसका 75 to 80% क्या है? अल्कोहल और सिगरेट्स है। तो इस 15 to 20% को यहाँ लिख देते हैं ड्यूटी फ्री, और इसका 75 to 80% क्या है? आपका है अल्कोहल और सिगरेट्स। अब आया समझ में? तो कौन सा सेंटेंस पहले आएगा? तो पहले ये सेंटेंस आएगा जो टोटल रेवेन्यू की बात कर रहा है, और टोटल रेवेन्यू में से ड्यूटी फ्री रेवेन्यू की बात कर रहा है, जो कि है आर। तो यानी कि आर आया पहले, फिर आया पी। पी क्यों? क्योंकि आर में जिस ड्यूटी फ्री की बात की गई उसी ड्यूटी फ्री का ही और आगे बताया गया, किसमें? पी में। तो आर के बाद पी आया। आर में क्या बताया गया? टोटल नॉन एरो रेवेन्यू का 15 to 20% ड्यूटी फ्री रेवेन्यू, और इस 15 to 20% ड्यूटी फ्री रेवेन्यू का 75 to 80% अल्कोहल और सिगरेट्स, ठीक है। तो आर पी आ गया। अब क्यू आर पी के बाद ही आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है अल्कोहल और सिगरेट्स को, तो अल्कोहल की बात इसके बाद ही होगी, तो क्यू इसके बाद ही आएगा, ठीक है। बचा क्या? एस। एस भी पढ़ते हैं। इट इज़ एस्टिमेटेड that the aero charges will go up by at least rupees 200 crore annually across India, which will have an impact on ticket prices, ठीक है। क्या अनुमान लगाया जा रहा है कि जो एरो चार्जेस है वो कम से कम 200 करोड़ एक मिनट। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट द एरो चार्जेस विल गो अप बाई एटलीस्ट रुपीज़ 200 करोड़ एनुअली अक्रॉस इंडिया। हाँ, सही था। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि जो एरो चार्जेस है वो कम से कम 200 करोड़ तो बढ़ ही जाएंगे, जिसका इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा? टिकट प्राइस पे पड़ेगा। अब यहाँ पे ये बता रहा है कि एरो चार्जेस कितना बढ़ेंगे? कितना बढ़ेंगे? 200 करोड़ बढ़ेंगे। बट बढ़ने की बात कहाँ हुई थी? बढ़ने की बात आपकी हुई थी यहाँ पे क्यू में। क्यू में ही बताया गया था ना कि रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है ड्यूटी फ्री अल्कोहल सेल में, तो रेवेन्यू लॉस हो रहा है। अब उस रेवेन्यू लॉस को मेकअप करना है, कंपेंसेट करना है, तो कहाँ से करने का सोचा जा रहा है? एरोनॉटिकल चार्जेस को बढ़ा के, जो कि कौन देंगे? एयरलाइंस और पैसेंजर्स देंगे। अब यहाँ पे बात हुई कि एरोनॉटिकल चार्जेस को बढ़ाएंगे। कितना बढ़ाएंगे? इसके बाद कितना बढ़ाएंगे? 200 करोड़ एनुअली, यानी कि क्यू के बाद आपका आएगा एस। तो आर पी क्यू एस तो हमें मिल गया, मिल गया। हमें बस टी देखना है, टी यहाँ आएगा या टी यहाँ आएगा। तो टी स्टार्ट हो रहा है, इट में इवन इम्पैक्ट, इट में इवन इम्पैक्ट द ग्रोथ इन पैसेंजर ट्रैफिक। मतलब कि ये और क्या इम्पैक्ट करेगा? तो जो पैसेंजर ट्रैफिक है उसके ग्रोथ को भी इम्पैक्ट करेगा, कि कितने लोग आ रहे हैं, एयरलाइंस का यूज़ कर रहे हैं, उसको भी इम्पैक्ट करेगा। तो इट में इवन का मतलब क्या होता है? एक तो इट है, इट मतलब किसी चीज़ की बात हो रही है, प्रोनाउन है। तो ध्यान रखो हमेशा कि जो प्रोनाउंस होते हैं, जैसे आपका इट हो गया, आपका ही हो गया, हर, हिम, शी, ये सब ना कभी स्टार्टिंग सेंटेंसेस में नहीं आते,
क्योंकि ये प्रोनाउंस है, ये किसी को रेफ़र करते हैं और जिसको रेफ़र कर रहा है उसका पहले आना ज़रूरी है। तो इट किसी को रेफ़र कर रहा है तो उसका पहले आना ज़रूरी है। तो इट यहाँ, इट वाला सेंटेंस यहाँ नहीं आएगा तो फिर यहाँ आएगा RPQST। और देखो बात भी कर रहा है, इट में इवन इम्पैक्ट, मतलब और क्या इम्पैक्ट कर सकता है, तो पैसेंजर ट्रैफिक के ग्रोथ को इम्पैक्ट कर सकता है। तो इससे पहले और क्या इम्पैक्ट कर रहा था वो, एक तो वो टिकट प्राइस पे इम्पैक्ट कर रहा था, टिकट प्राइस के साथ साथ वो पैसेंजर ट्रैफिक के ग्रोथ पे भी इम्पैक्ट कर रहा था। तो एक बार फिर से सम अप करते कैसे हुआ। सबसे पहले आया आर, जिसमें उसने कहा कि एट मोस्ट इंडियन एयरपोर्ट्स, मतलब कि ज़्यादातर इंडियन एयरपोर्ट्स में क्या होता है कि जितना टोटल रेवेन्यू होता है उसका 15 to 20% ड्यूटी फ्री होता है। ठीक है, चलो भाई अच्छी बात है कि जितना रेवेन्यू हो रहा है उसका 15 से 20% टैक्स फ्री है। अब इस 15 से 20% में भी 75 to 80% कहाँ जाता है, लिकर और सिगरेट से आता है। ठीक है, तो जो पी बता रहा है तो आर के बाद पी आ गया। अब चूंकि हमने यहाँ पे अल्कोहल, लिकर, अल्कोहल सेम है, ठीक है, लिकर अल्कोहल सेम है, तो यहाँ पे हमने अल्कोहल को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब हम बताएंगे कि जो 70 to 80% अभी हो रहा है उस पर रिस्ट्रिक्शन लगेगा। जो कौन बता रहा है, क्यों बता रहा है कि रिस्ट्रिक्शन लगेगा तो क्या होगा, रेवेन्यू लॉस होगा, क्योंकि उतना अल्कोहल तो अब सेल कर नहीं पाएंगे वो। तो क्या सोच रहे हैं कहाँ से लाएंगे पैसा, तो पैसा लाएंगे एरोनॉटिकल चार्जेस को बढ़ा के। जो कौन पे करेगा, एयरलाइंस और पैसेंजर्स। ठीक है, क्यों बता रहा है। अब यहाँ पे एंड किस पे हुआ कि एरोनॉटिकल चार्जेस बढ़ाएंगे। कितना बढ़ाएंगे वो हमें ऐसा बता रहा है कि कम से कम तो 200 करोड़ तो बढ़ाएंगे। ठीक है, और इसका इम्पैक्ट कहाँ होगा, टिकट प्राइस पे होगा। एक इम्पैक्ट टिकट प्राइस, दूसरा इम्पैक्ट टी बता रहा है कि आपका पैसेंजर ट्रैफिक के ग्रोथ पे होगा। ठीक है, तो RPQST हमारा पूरा ये पैराचिम्बल का करेक्ट सीक्वेंस है। तो ये वाला भी आप, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था। ठीक है, और जिन्होंने पहला ध्यान से देखा होगा उनको काफ़ी इजी भी लगा होगा। तो ज़रूर बताना कि सेकंड वाला किन किन लोगों ने करेक्टली सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। ठीक है, अब तो क्वेश्चन बच गया, विच इज द फॉलोइंग वुड बी सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो अब तो RPQST है तो आप पी होगा, पी आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन तो कर ही लोगे आप क्योंकि सीक्वेंस मिल गया। तो यहाँ पे हम क्लास एंड करते हैं। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी, और जो भी आपके डाउट्स है, अगर कोई भी डाउट हो दोनों क्वेश्चन में से लेकर किसी भी तरह का डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसका मैं आपको लिंक दे दूंगा। 1 मिनट देख लेता हूँ। अगर आप टेलीग्राम पे होगे तो मैं ना आपको दे देता हूँ, वहाँ भी आप अपना डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिस मॉक पे है चैनल का नेम। हाँ, तो अगर ये सर्च करते हो आप practice_mock, तो आपको प्रैक्टिस मॉक का जो ऑफिशियल है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट करवा दूंगा, तो वहाँ से भी आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। और टेलीग्राम ग्रुप पर जो भी आपका डाउट है, इंग्लिश से रिलेटेड कोई जनरल डाउट है, और जो सेशन हमारे होंगे क्योंकि अभी रेगुलरली होंगे और आपको रेगुलरली अटेंड भी करना है, तो उनको भी, उनसे भी रिलेटेड जो भी डाउट है आप वहाँ पे आप अपना बता सकते हो। कोई भी ऐसा भी क्वेश्चन हो एग्जाम रिलेटेड आप वहाँ पे बता सकते हो, वो चीज़ सॉल्व की जाएगी। ठीक है, तो ये रहा आज का क्लास हमारा। ठीक है, आप ठीक है यहाँ पे स्क्रीनशॉट वगैरह लेना तो आप ले सकते हो, क्योंकि जैसे ही मैं ये क्लिक करूँगा ये सब हट जाएगा। ओके, चलो हट गया। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अब देखो, आप खुद से भी, आपको कुछ होमवर्क भी होगा, मिलेगा। ठीक है, 1 मिनट। हाँ ठीक है, तो कुछ होमवर्क भी है। तो होमवर्क क्या होगा, आपको एक पैराजम्बल सॉल्व करना है। अब कैसे करोगे, आप प्रैक्टिस मॉक के ऐप पे भी जा सकते हो, वेबसाइट पे भी जा सकते हो। वहाँ पे टेस्ट्स में जाना, टेस्ट में जाओगे तो वहाँ पे टेस्ट में आप एक तो ये कर सकते हो, दूसरा आप रिसोर्सेज में भी जा सकते हो, या फिर 1 मिनट, ये काफ़ी लंबा पड़ेगा, आप सीधे जाना फ्री क्विज में। साइड में देखोगे आप फ्री क्विज मिलेगा, ये शॉर्टकट है। आप फ्री क्विज में जाओगे तो आपको यहाँ पे लिखेगा फ्री टेस्ट रिसोर्सेज। ठीक है, ये सारे फ्री हैं तो आप फ्री में कर सकते हो। यहाँ पे टॉपिक टेस्ट लिखा होगा, टॉपिक टेस्ट प्रीलिम्स, उसके इंग्लिश में जाना। ठीक है, आज हमने कौन सा पैराजम्बल किया था, हमने आज किया था 87। ठीक है, 87 किया था हमने। व्यू मोड में आपको और दिख जाएगा। आपको कौन सा सॉल्व करना मैं बताता हूँ। आप सॉल्व करना, 1 मिनट,
देखते हैं, नहीं ये नहीं, नहीं ये वाला मत सॉल्व करना अभी, ये हम करवाएंगे। ये तुमने सॉल्व किया, ये भी नहीं, हाँ आप कौन सा सॉल्व करोगे, आप सॉल्व करोगे पैराजंबल 85। आप जाना पैराजंबल 85 में, ठीक है, क्योंकि ये वाला ही हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो पैराजंबल 85 का जो पहला पैराजंबल है, ठीक है, ये वाला एग्रीकल्चर वाला, प्रोडक्टिविटी वाला, ये आप सॉल्व करना। और जो भी आपका आंसर होगा वो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना हमें। नेक्स्ट सेशन में हम ये वाला पैराजंबल सॉल्व करेंगे और वहाँ पे देख लेंगे कि आपने जो अप्रोच लगाई थी वो सही थी या कुछ चीज़ें आपने मिस की या बेटर वे में कर सकते थे। ठीक है, अब आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।